मालूम नहीं था। उस वक़्त सिर्फ़ कुछ मिल्ली तंज़ीमों की तरफ से उर्दू अख़बारात में प्रेस रिलीज़ आती थी या फिर कोर्ट प्रोसेस में जो वकला और जो जजेस होते थे, उनको मालूम होता था कि आसाम के एनआरसी में क्या कुछ चल रहा है। तब सितंबर में यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की टीम फैक्ट फाइंडिंग के लिए आसाम पहुंची और वहां पर उसने ज़मीनी सूरत-ए-हाल से ज़मीनी सूरत-ए-हाल पर फैक्ट फाइंडिंग की और वहां की तमाम चीज़ें तफ़सील से एक रिपोर्ट की शक्ल में 18 सितंबर 2019 को दिल्ली प्रेस क्लब के ज़रिए से पूरे मुल्क तक और पूरी दुनिया तक पहुंचाया। वहां से लोगों को पता चला कि आसाम की फाइनल लिस्ट की क्या सूरत-ए-हाल है और वहां पर फॉरेन ट्रिब्यूनल की क्या कैफियत है। उन तमाम चीज़ों को दुनिया के सामने मंजर-ए-आम पर लाने वाली टीम यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के उस फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा रहे प्रशांत टंडन सर और नदीम खान भाई हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और आज का ये हमारा जो कन्वर्सेशन है, एक डिस्कशन है कि हम एंटी सीए मूवमेंट के 1 साल के पूरे करने के बाद कहाँ पर खड़े हैं, हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं और क्या कुछ हमने खोया, क्या कुछ पाया और फिर आगे का रास्ता क्या है। इन तमाम चीज़ों पर तफ़सील से इस पैनल डिस्कशन इसमें इंशाल्लाह हम लोग बातचीत करेंगे। मैं इस्तक़बाल करता हूँ प्रशांत टंडन सर का, जो मुख़्तलिफ़ मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ज़मीनी सतह पर जाकर ग्राउंड रियलिटी लोगों के सामने लाते हैं और प्रशांत सर इस वक़्त फ्रीडम एक्सप्रेस के एडिटर भी हैं और इसके अलावा बहुत सारे मीडिया संस्थानों में काम करने का तजुर्बा रखते हैं। प्रशांत सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के इस सेशन का इफ्तिताह करें। जी, शुक्रिया मैनी भाई और नदीम साहब, और सभी सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा नमस्कार, आदाब। बात शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग बहुत ही एक गैर मामूली फेज से हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होकर गुजर रही है और ये तमाम तरीके के इम्तिहान ले रही है सभी नागरिकों के, संस्थाओं के। कुछ इसमें कामयाब हो रहे हैं, कुछ नहीं कामयाब हो रहे हैं। जैसे अगर मैं गिनती करूं कि कौन कामयाब नहीं हो रहा है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और संविधान और आज़ादी की लड़ाई के जो मूल्य थे और जो संविधान की मूल भावना है, तो उसमें एक बड़ा फेलियर दो इदारों का मुझे दिखाई देता है। एक जुडिशरी का, हालिया फैसले आए हैं बाबरी मस्जिद के, दोनों फैसले, आप दोनों फैसलों में देख सकते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ। उसके बाद किस तरीके से कुछ लोगों को जमानतें मिल जाती हैं और उससे कम संगीन आरोपों पर दूसरे लोगों को जमानतें नहीं मिलती हैं। तो एक सेलेक्टिव नज़रिया जुडिशरी का भी सामने आता है। तो ये एक, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, कि ये बड़ा कसौटी है, चैलेंजिंग वक्त है हमारे मुल्क के सामने, समाज के सामने, देश के सामने, कि कैसे हम अपनी डेमोक्रेसी को और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को प्रिजर्व कर पाते हैं। अब इसमें बड़े सारे संघर्ष हो रहे हैं, पीछे हुए हैं, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। किसानों का मूवमेंट अभी चल रहा है, दिल्ली के इर्द गिर्द किसान जमा है और मैं ये मानता हूँ कि किसान सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो भी उसी तरीके से लड़ाई लड़ रहा है जो लड़ाई शाहीन बाग या दूसरे CA-NRC के जो मूवमेंट में लड़ी गई। और ये दोनों संघर्ष, दोनों मूवमेंट के बारे में मैं एक जो कॉमन थ्रेड है, वो कॉमन थ्रेड है कि दोनों मूवमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को, फेडरलिज्म को, प्लूरलिज्म को बचाने का काम कर रहे हैं। भले ही वो CA-NRC मूवमेंट की अगुवाई मुसलमानों ने की, उसमें बड़ी संख्या में औरतें शामिल हुई, महिलाएं शामिल हुई। और ये जो ताज़ा किसानों का संघर्ष है, ये किसानों का संघर्ष है, किसान इसकी अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन ये हर भारतीय का संघर्ष है। और इसलिए मेरी गुजारिश तमाम सुनने वालों से और आप लोगों से है कि किसानों के इस मूवमेंट को पूरी शिद्दत के साथ जो है हमें मदद करनी चाहिए।
अब मैं आता हूं आज के सब्जेक्ट पे। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं CNRC की, तो और ये सीरीज ऑफ स्टेप्स लिए गए, जो काम RSS ने 1925 से चालू किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई, और 90 साल तक वो अपनी कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अब जाके जब उनकी सरकार आई, तो उन्होंने अपने पिटारे से एक के बाद एक वो सारी चीजें निकाली जो जो उनका एजेंडा 1925 से रहा है। अगर आप संविधान सभा की नागरिकता के संवैधानिक, जब आर्टिकल 6 पे और दूसरे मुख्तलिफ आर्टिकल्स पे बहस हो रही थी, तो उसको आप देखिएगा, तो आपको एक वहां पे उन डिबेट्स में वो भनक मिलती है कि जब नागरिकता को लेकर कुछ लोगों का व्यू, संविधान सभा के सदस्यों का, बहुत इंक्लूसिव नहीं था, जिस तरीके की इंक्लूसिव नागरिकता या ओपन हार्टेड हमारे संविधान में दिखाई देता है। तो वो एक सीपड था मामला जो चल रहा था, और ये जाहिर सी बात है कि एक एजेंडा के तौर पे ये चीजें लाई गई, लेकिन ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा था। देखिए, कानून पास करने की एक नई पद्धति आ गई कि स्टेक होल्डर से बात नहीं करनी है। किसानों के लिए कानून अगर हम ला रहे हैं तो किसानों से बात नहीं करनी है। नागरिकता का कानून अगर हम ला रहे हैं तो नागरिकता, भारत के कोई कोई रायशुमारी नहीं है, कोई लोगों से बात नहीं करनी है। ये भी नहीं देखना है कि संविधान की जो मूल भावना है वो क्या है। इसी तरीके से हमने कश्मीर के बारे में देखा कि कश्मीर के लोगों से बगैर राय मशवरा किए कश्मीर के बारे में एक बड़ा फैसला हो गया और उसका स्वरूप ही बदल दिया गया। तो अब इस एक साल जब हो गए, तो इसको हम देखते हैं कि क्या हमने, मतलब देश ने क्या हासिल किया, इस मूवमेंट का हासिल क्या था। और जब हम बात कर रहे हैं आज, तो देखिए, जिस उद्देश्य से ये लाया गया था ये कानून, कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जिन नॉन मुस्लिम्स का या हिंदू, सिख, पारसी का परसिक्यूशन हुआ है, रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है, उनको नागरिकता 2014 से पहले अगर वो आते हैं तो दे दी जाएगी। लेकिन उसके ग्राउंड रूल्स आज तक नहीं बने। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो 243 पाकिस्तानी हिंदू अभी पिछले महीने ही पाकिस्तान वाघा बॉर्डर से बगैर नागरिकता लिए वापस जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका उद्देश्य कोई पाकिस्तानी हिंदुओं को संदेश देना या राहत की बात नहीं थी। वो केवल और केवल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक वो था, और जुमला, और वो एक दुश्मन क्रिएट करने का, दुश्मन और दोस्त क्रिएट करने का जो एक बाइनरी बीजेपी और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रही है, उसी का एक स्टेप था। वरना बहुत सारे लोगों को नागरिकता मिलती रही है, मौजूदा कानून के तहत भी मिलती रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब हम आते हैं कि इस पे अचीवमेंट्स हमारे क्या क्या रहे। हम पीछे मुड़ के देखते हैं। देखिए, आज यही सर्द रातें थी जब किसान बैठे हुए हैं, और इन्हीं सर्द रातों में हजारों की संख्या में शाहीन बाग में महिलाएं बैठी हुई थी, बूढ़ी महिलाएं, दादियां बैठी हुई थी। और केवल दिल्ली के शाहीन बाग में नहीं, ये सब्जी बाग पटना में चल रहा था, ये घंटा घर लखनऊ में चल रहा था, तमाम इलाहाबाद में था, तमाम देश के अलग अलग मुख्तलिफ शहरों में ये आंदोलन चल रहे थे। मेरा इसमें जो, जिस तरह से मैं इन आंदोलन को देखता हूँ, ये देश को जोड़ने वाला आंदोलन था पूरा। और अगर आप इसकी तुलना करें आजाद भारत में, ये पहला मास मूवमेंट था जो अखिल भारतीय था, जो पैन इंडियन था, जहां पे साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया एक साथ खड़े हुए थे, जहां पे वेस्ट इंडिया और नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया एक साथ खड़े हुए। जेपी मूवमेंट भी नॉर्थ इंडिया के आगे नहीं गया। अगर आप लोगों को याद होगा तो 70 के चुनाव में इंदिरा गांधी दक्षिण भारत से अच्छी सीटें लेकर आई थी,
तो जेपी मूवमेंट भी बड़ा मूवमेंट हुआ, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया तक ही था। सीएनआरसी का जो मूवमेंट था वो ये पैन इंडियन मूवमेंट था। जाहिर सी बात है कि इसकी अगुवाई मुसलमान कर रहे थे, लेकिन इसमें हर तबके का भारतीय जो है वो शामिल था, महिला पुरुष और तमाम लोग। हमने शाहीन बाग में देखा किस किस तरीके के लोग वहां आते थे, कैसे नारे लगते थे, कैसी भाषण होते थे। ये एक बड़ी एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग मिली। अभी शाहीन बाग की जब पहली सालगिरह हुई तो हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, तो तमाम लोगों से बात हो रही थी और उन उन बातचीत में ये निकल कर आया कि बहुत सारी वो महिलाएं जो घरों में रहती थी, जिन्होंने कभी वो केवल सब्जी खरीदने या घरेलू काम के लिए या बच्चे को स्कूल छोड़ने घर से बाहर निकलती थी, ऐसी महिलाएं महिलाएं अब एक पॉलिटिकल लैंग्वेज में बात करती हैं, अधिकारों की बात करती हैं, उनको संविधान की जानकारी है, उनको तमाम सारे जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट के नुएंसेस हैं उसकी जानकारी है। तो ये बहुत बड़ा हासिल है हमारे समाज के लिए। जाहिर सी बात है कि उसका फौरी हमको नफा नुकसान नहीं दिख रहा, लेकिन मेरा मानना है कि आगे आने वाले दशकों में ये मूवमेंट बहुत एक ऐसी नस्ल तैयार करेगा नागरिकों की, जो देश की लोकतंत्र को और संवैधानिक भावना को, संवैधानिक मूल्यों को और मजबूत करेगी। और ये पूरा मूवमेंट जो था ये प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट था। आप देखिए कि मुझे तो 31 साल हो गए जर्नलिज्म में, और जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ तो लगभग उसी के दौरान मेरी पत्रकारिता भी शुरू हुई थी। और मैंने कभी ठीक है, अदालतों में मुकदमे लड़े गए, सेमिनार हुए होंगे, बहुत सारे टीवी डिस्कशंस हुए, लेकिन मैंने कोई मुसलमानों का जुलूस बाबरी मस्जिद को लेकर नहीं देखा, कोई मास मूवमेंट नहीं देखा। लेकिन जब नागरिकता का सवाल आया तो हजारों लाखों की संख्या में मुसलमान हाथ में संविधान लिए और सड़कों पर नजर आए। ये एक बड़ा अचीवमेंट है, ये बड़ा संदेश है सभी भारतीयों के लिए कि जो हमारे देश का मुसलमान है वो अपनी जो संवैधानिक रिश्ता है उसको कितनी संजीदगी से लेता है। किसी आप याद कर लीजिए कि कितने मामले आए, शाहबानों का मामला आया, कोई 3 तलाक का भी हाल फिलहाल आया, अभी एक रिलीजियस कन्वर्जन लॉ पास हो गया, लव जिहाद का नारा देते हुए। किसी मसले पर आप देखिए कि मुसलमानों के कोई जुलूस सड़कों पे आपको नहीं दिखाई दिए। नागरिकता के सवाल पर वो मास मूवमेंट बना। और ये आज़ादी के मूवमेंट के बाद मुझे लगता है कि पहली बार मुसलमान इतनी बड़ी संख्या में किसी मास मूवमेंट में शिरकत कर रहे थे। तो ये एक बड़ा हासिल है और समझने में, हमारे देश के समाज को समझने में एक मदद मिल करता है। इस पे बहुत एकेडमिक काम नहीं हुआ, होना चाहिए। और मेरी कोशिश है कि इस मूवमेंट का एक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किया जाए। दूसरा एक मैं हासिल इस पूरे मूवमेंट का ये देखता हूँ कि मुसलमानों के बीच एक बड़ी स्ट्रांग सिविल सोसाइटी उभर कर आई, जो थी तो अभी तक, लेकिन वो बहुत हाशिए पे थी। और ज़्यादातर जो मुसलमानों की आवाज़ जो है सत्ता पक्ष तक या दूसरे इदारों तक, वो उलमा के थ्रू पहुंचती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम सिविल सोसाइटी इतने बड़े पैमाने पर दिखाई दी हमको। ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाले लोग सामने आए, नए जमाने के वकील सामने आए, स्टूडेंट्स, महिलाएं सामने आई। तो ये एक बड़ा, मैं तो कहूँगा कि एक बहुत बड़ी गिफ्ट है इंडियन डेमोक्रेसी को, जो इस मूवमेंट के तहत मिली है। तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो हासिल है वो विमेन लीडरशिप है।
आप देखिए कि महिलाओं के द्वारा इतना बड़ा मास मूवमेंट और ऐसी लीडरशिप, मैं शाहीन बाग भी गया, कई बार गया, और लखनऊ घंटा घर भी गया, और भी शहरों में गया उस दौरान जब ये सीए का पूरा मसला चल रहा था। और मैंने विमेन लीडरशिप और इतनी बोल्ड और इतनी क्लैरिटी के साथ और इतने अच्छे भाषण देने वाले और इतना अच्छा विजन के साथ मैंने महिलाओं को देखा। और ये एक बड़ी नेमत हम लोगों को हासिल हुई है कि विमेन लीडरशिप जो है वो सामने निकल कर आई है। और ये हमारे समाज को जाहिर सी बात है कि बहुत ही ये फ्रूटफुल है। और चौथी बात मैं कहूँगा कि जो वापस की जो फार्मर का मूवमेंट चल रहा है, उसके पहले स्टूडेंट्स मूवमेंट चला, और स्टूडेंट्स मूवमेंट के पहले भी बहुत सारे मूवमेंट, दलितों के मूवमेंट चले, भारत बंद हुआ जब SC ST एक्ट हुआ, तमाम सारे मूवमेंट चले। और ये सारे मूवमेंट जो हैं वो किसी न किसी तरह से जो संवैधानिक लोकतंत्र पे एक ग्रहण लगा है, संवैधानिक लोकतंत्र पे जो एक चुनौती है सबके सामने, देश के सामने, उसके खिलाफ एक बगावत है। और लोग ये फांसीवाद का खतरा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, एक कोई इलेक्टोरल इक्वेशन है और चुनाव जीत लिए जाते हैं, लेकिन चुनाव ही सब कुछ नहीं है, चुनाव के अलावा भी देश है। तो चुनाव एक इलेक्टोरल अर्थमेटिक है, उसका एक गेम है, उसमें पैसे का योगदान है, उसमें दूसरी और तीन तीन तकलमें हैं, मीडिया का रोल है बड़ा। लेकिन उसके अलावा जो देश है, आप देखिएगा कि उसमें ये बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है CA-NRC के मूवमेंट ने, फार्मर्स मूवमेंट ने, स्टूडेंट्स मूवमेंट ने और दलित मूवमेंट्स ने इस समाज को दिया है, जो इस ट्रांजिशन के दौर की पॉलिटिक्स से निकलने के लिए एक रास्ता है। और ये रास्ता धीमे धीमे और साफ होता नजर आ रहा है। बाकी मैं असम गया था और वहाँ के बहुत सारे तजुर्बात हैं, और उस पर किस तरीके से फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल काम करता है वो हम लोगों ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में लिखा था, और उसके बाद ही वो मीडिया में आया। यहाँ के लोगों को मालूम पड़ा कि किस तरीके से फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल काम कर रहा है। यानी इतनी बेसिर पैर की चीज़ें कि जिस भी फॉरेनर ट्रिब्यूनल के का जो कोऑर्डिनेटर है, जिसको जज कह सकते हैं लेकिन वो जज होता नहीं है, तो अब वो उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल कैसे होता है। और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल उन्हीं लोगों का हो रहा है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरेनर्स बता रहे हैं, और जो इंडियन सिटीजन डिक्लेयर कर रहे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा है। ये सारी तफसीलात हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में का डॉक्यूमेंट्स के साथ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ हम लोगों ने उन सारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुए, जिनके हुए, और उस पर सरकार की नोटिफिकेशंस क्या क्या है, उनके रिमार्क्स क्या क्या है, कि उनको क्यों कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, वो सारा हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उस रिपोर्ट में दिया था। वो रिपोर्ट काफ़ी शाया हुई थी अखबारों में उस दौरान में, और उसको हम लोग दोबारा अगर ज़रूरत होगी तो उपलब्ध करा सकते हैं। वो रिपोर्ट है हम लोगों के पास। बाकी नदीम साहब हैं, नदीम साहब तफसील से रखेंगे उन बातों को। हम लोगों को बहुत ऐसे लोग मिले जो बेगुनाह, जो जेलों में डाल दिए गए, अभी भी जेलों में हैं। कि हम लोग उन उन सेंटर्स में भी गए जहाँ पे ये प्रिजन्स बनाए जा रहे हैं, और तमाम ऐसे लोगों से मिले हम लोग, हिंदू लोगों से मिले, कई हिंदू परिवार वहाँ मिले जिनके 15 लोगों की फैमिली है, भाई 2-3 भाई मिला के, उसमें से 10 लोग तो NRC में क्वालिफाई कर गए, 4 लोग नहीं किए। और तो ये ऐसा नहीं कि केवल ये मुसलमानों की प्रॉब्लम, असम की बात मैं कर रहा हूँ, कि असम में केवल कोई मुसलमानों की प्रॉब्लम है। और यहाँ भी ये NRC अगर आएगा तो उस
के भी जो नतीजे हैं वो वैसे ही होंगे जैसे असम में हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भुक्तभोगी मुसलमान ही होगा, वहां भी यही कोशिश की जा रही थी। लेकिन आप देखिए कि 19 लाख में मेरे ख्याल से बड़ी जो संख्या 12 लाख के आसपास जो संख्या है वो नॉन मुस्लिम्स की है। तमाम सारे जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं वहाँ पे उनके नाम नहीं थे, तमाम सारे माइग्रेंट लेबर्स के नाम नहीं थे, महिलाओं के नाम बहुत बड़े पैमाने पर छूट गए थे। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन जो है वहाँ के समाज में पैदा कर दिया, जिसको नदीम साहब तफसील से बताएंगे। और मेरा अभी मैं इसी बात पे कंक्लूड करूंगा कि जो शाहीन बाग का मूवमेंट है उसने देश के लोकतंत्र को बहुत मजबूत किया है और बहुत आगे बढ़ाया है। और ये मूवमेंट आगे आने वाले दिनों में भले ही कोई और शेप ले ले, कोई और शक्ल अख्तियार कर ले, लेकिन ये मूवमेंट खत्म नहीं होगा। ये सालों साल चलने वाली जो राजनीतिक चेतना पैदा हुई है समाज में, वो सालों साल चलने वाली राजनीतिक चेतना है। और ये एक बहुत ही खूबसूरत पहलू हमारे नागरिकता को देगा। हालांकि चुनौती है, देखिए बहुत से लोग अभी भी जेलों में हैं और फ्रिवलेस चार्जेस में जेलों में हैं, जो स्कॉलर्स हैं वो जेलों में हैं, तमाम सारे ह्यूमन राइट वर्कर्स जेलों में हैं। तो ये सारी चुनौतियां ज़रूर हैं, लेकिन उसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सिटीजनशिप जो है वो इन मूवमेंट से निकली है और आगे भी निकलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सवाल जवाब होंगे तो फिर मैं हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने वो तफसील से इस पूरे टॉपिक पर आपने बात रखी है। और ये हकीकत है कि एक लंबे वक्त के बाद, बल्कि ये कहा जाए कि आज़ादी के बाद, शायद भारत में सिटीज़नशिप के लिए मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से इस तरीके का आंदोलन जो देखने को मिला है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस पूरे मूवमेंट का। और वो लंबे समय तक अगर बाकी रहे और इस मूवमेंट को संविधान के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए जो मूवमेंट चलाया गया, वो अगर लंबे ज़माने तक चलता रहे, जब तक संविधान की हिफाजत की पूरी तरीके से यकीन दहानी ना हो जाए, तो ये शायद बहुत अच्छा होगा और हम सब की ज़िम्मेदारी भी होगी। फवाज़ भाई जो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से नेशनल सेक्रेटरी हैं, और उस वक्त फैक्ट फाइंडिंग भी की थी फवाज़ भाई ने अपने दूसरे 2 लॉयर्स के साथ मिलकर। और अलीगढ़ और जामिया में जो स्टेट वायलेंस हुआ था और पुलिसिया टेरर हुआ था, उस पर बहुत तफसील से फवाज़ भाई ने उस वक्त फैक्ट फाइंडिंग का काम किया था। तो आज का ये सेशन जब हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त 20 दिसंबर है, और पिछले साल आज ही के दिन उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगहों पर जो खून खराबा हमने देखा और जिस तरीके से कत्लेआम उसको कहा जा सकता है, ये कत्लेआम देखा, वो अपने आप में एक बहुत ही तकलीफ दह वाक़या था। और उसको किसी भी सूरत में ना तो भुलाया जा सकता है और ना ही उसको किसी भी सूरत में नॉर्मल किया जा सकता है। तो ऐसे मौके पर जब हम एनटीसीए मूवमेंट का तज्ज़िया कर रहे हैं 1 साल गुज़रने के बाद, कि हमने क्या खोया और क्या पाया और आगे के लिए हमारा रास्ता क्या है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फवाज़ भाई इस सिनेरियो में गुफ्तगू करेंगे कि हमारी जो 2 बड़े इंस्टीट्यूट थे, एक अलीगढ़ और एमयू और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, जो मरकज़ बना इस पूरे मूवमेंट का और यहाँ से मूवमेंट पूरे भारत में फैला। तो इस पूरे मूवमेंट में इन दोनों इदारों का क्या किरदार रहा, और फिर पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरियत का मुज़ाहरा किया अलीगढ़ में और फिर जामिया में हमने देखा, और उसके बाद फिर दूसरी जगहों पर, और फिर जब ये मूवमेंट एक तरीके से उसको ब्रेक लगा लॉकडाउन की वजह से, और उस वक्त फिर दहली फसादात को बुनियाद बनाकर जो प्रोटेस्टर्स हैं और जो मुजाहिरीन थे और जो में गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया मेहदी हसन साहब। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? बहुत जी, आ बहुत रही है आवाज़। शुक्रिया। और मैं खास करके इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क्योंकि 1 साल आज हुआ है इस पूरे आंदोलन को शुरू हुए, और बहुत से लोग इस गलत फहमी में हैं कि शायद ये मूवमेंट रुक गया है या
ढीला पड़ गया है। वो गलतफहमी भी इसलिए क्योंकि पैंडेमिक में इसने एक ब्रेक लगा दिया और सरकार के जो इंटिमिडेशन के टैक्टिक्स थे उसकी वजह से कुछ गलतफहमियां लोगों को हो गई हैं। लेकिन ये मूवमेंट बिल्कुल अभी खत्म नहीं हुआ है और इसका सबसे बड़ा सबूत एक्चुअली आपको पिछले साल प्रोटेस्टर्स के पूरे अमल में मिल जाएगा। जिस तरह की बर्बरियत 15 दिसंबर को अलीगढ़ और जामिया के स्टूडेंट्स के साथ हुई और उसके चंद ही दिन बाद खास करके यूपी के अलग अलग शहरों में और कुछ और साउथ इंडिया के कुछ शहरों में भी जिस तरह से पुलिस ने प्रोटेस्टर्स के साथ बर्बरियत की, तो ट्रेडिशनल कैलकुलेशन ये बताता है कि उसके बाद कोई भी मूवमेंट खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद ये मूवमेंट और पिकअप किया। तो आज भी इतने अरसे बाद जो ये गैप हुआ है पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स की वजह से इस मूवमेंट को लोगों ने थोड़ा वापस लिया है, तो ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि मूवमेंट खत्म हो गया है। बहुत जरूरी चीज का आपने जिक्र किया, पिछले साल जो 15 दिसंबर का वाकया था, और इसके बारे में असल में बात करना इसलिए भी जरूरी है कि जैसा कि आपने कहा, ये ही जगह वो दो यूनिवर्सिटीज थी जहां से दरअसल ये इस मूवमेंट की शुरुआत हुई। और ये कोई 15 दिसंबर से नहीं हुई थी। जैसे ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था, तो कई जगहों पे इस पे गुफ्तगू शुरू हुई। खुद यहाँ प्रशांत जी बैठे हैं, वो लोग बखूबी वाकिफ है कि एनआरसी के ऊपर 1-1.5 साल से ये लोग कैंपेन कर रहे थे। और जैसे ही सीएए और ये क्रोनोलॉजी लॉज की बात हुई, तो मुझे अभी भी याद है कि यूनाइटेड अगेंस्ट हेट का उसमें एक प्रोटेस्ट हुआ था और बहुत से ग्रुप्स थे जो ये बात कर रहे थे। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज में बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इसको एक पॉलिटिकल क्वेश्चन बना के उठाया, जिसमें कि मुस्लिम कम्युनिटी के वजूद को एक सेंट्रल क्वेश्चन बनाया वहां पे। आपको अगर याद हो तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जो इस पे प्रोटेस्ट शुरू किया था, उन्होंने उसे नाम दिया था प्रिवेंट जेनोसाइड। और उसके पीछे बहुत पूरी तरह से उन्होंने असल में इसको इनकैप्सुलेट कर लिया था कि ये सीएए, एनपीआर और एनआरसी का जो प्रोसेस है, ये असल में जेनोसाइड की स्टेजेस की जो शुरुआत होती है, कि जब आप एक कम्युनिटी को कहते हैं कि ये अलग हैं और फिर उनकी शनाख्त करना, उनकी फहरिस्त बनाना शुरू करते हैं, ये वो स्टेज है। तो उस लेवल का थ्रेट है ये कानून, जो कि पहली बार हिंदुस्तान के पूरे लीगल पॉलिटिकल सिस्टम में रिलीजन की बेसिस पे कोडिफाई कर रहा है सिटीजनशिप किसी भी लेवल पे। तो ये इसको एग्जैक्टली सरकार का क्या इंटेंशन है, वो क्या कह रहे थे, ये रेफ्यूजी के लिए है या क्या है, वो जो कह रहे थे उसके पीछे उनका क्या इंटेंशन है, उसको भांप के इन दोनों यूनिवर्सिटीज में एक सस्टेन डिस्कशन शुरू हुआ। बहुत ऑर्गेनिकली लोगों ने गुफ्तगू करना शुरू की। 5-6 दिसंबर से दिल्ली से लोगों को बुलाया, अलग अलग जगह से सिटीजनशिप और कानून के एक्सपर्ट्स को बुला के डिस्कशंस किए, और धीरे धीरे वो ऑर्गेनिकली डिस्कशन से बढ़ते बढ़ते एक मूवमेंट में डेवलप हुआ। तो ये बिल्कुल जो एक इल्मी इदारे की शान होती है, जिस तरह से एक इल्मी इदारे में कोई सियासी तहरीक खड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तर्ज पे ये खड़ा हुआ और इस सवाल को सेंट्रल किया कि ये कानून से ये सरकार ऐलान कर रही है कि मुसलमान लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली अब उसका इरादा है कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जाए। और इसके ऊपर मुल्क के सामने एक सवाल रखा गया। जाहिर है पूरे मुल्क से एक रिस्पॉन्स आया कि ये उनको न सिर्फ ये इरादा काबिल कबूल नहीं है, बल्कि इस पूरे कानून के जो और मुज़र पहलू थे जिन पे फिर फर्दर एलैबोरेशन हुआ, उस सब का एक इन टोटल रिजेक्शन मिला। लेकिन ये बिल्कुल शुरुआत में पहले हफ्ते में ही 12 दिसंबर को ये लॉ पास हुआ। 12 दिसंबर से अलीगढ़ जामिया दोनों में तेजी के साथ ये जो डिस्कशंस हो रहे थे, गुफ्तगू हो रही थी, वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट में तब्दील हो गई। और फिर 15 दिसंबर को हम लोग देखते हैं कि एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से पहले जामिया के ऊपर और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, टीयर गैस छोड़े। वो मंजर हम सब ने देखे हैं। हमारा जो सवाल था स्टेट से उसके बाद, एक तो मतलब उसने मूवमेंट के लिए जो किया वो अलग चीज है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन 15 दिसंबर के वाकये के बारे में जो सवाल था, पुलिस का ये कहना था कि ये जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ये असल में कोई सिटीजनशिप कानून वगैरह के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ दंगा फैलाना चाह रहे थे, शहर में बदमाशी करना चाह रहे थे, और उसको रोकने के लिए हमें ये करना जरूरी था। और क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, क्राउड कंट्रोल के लिए जरूरी था। उस पे हम जब गए दोनों यूनिवर्सिटीज में और 3-4 महीने तक वो एंगेजमेंट रहा,
तो हमारा सीधा सीधा सवाल था कि अगर वाकई में आप क्राउड कंट्रोल के लिए आए थे, तो जब आपने जामिया एनएफसी के पास आपने एक बार लाठी चलाई और टीयर गैस मार के लोगों को डिस्पर्स कर दिया, और फिर अगर यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ बच्चे चले गए, तो फिर एक बार क्राउड डिस्पर्स हो गया, तो आपका क्या लॉजिक था उनका पीछा करके जाके यूनिवर्सिटी के अंदर और लाइब्रेरी और मस्जिद के अंदर जाके और लाइब्रेरी के बाथरूम्स में जाके स्टूडेंट्स को मारने का, पकड़ने का, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ने का, उनको परेड कराने का, हाथ सरेंडर कराते हुए, ये सब चीज का क्राउड कंट्रोल से कोई रिलेशन नहीं है। कानून भी जो है क्राउड कंट्रोल में उतनी ही यूज ऑफ फोर्स की इजाजत देता है जितना कि क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए जरूरी है। तो अगर हम पुलिस की सारी बात भी मान लें, जो कि हम वैसे भी हम वो बात भी उनकी मशकूक है, लेकिन अगर हम उनकी सारी बात मान लें कि क्राउड जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, भीड़ जो है वो आपे से बाहर हो रही थी, तब भी उनका एक्शन जस्टिफाइड नहीं है। जैसे ही पहला टीयर गैस उन्होंने छोड़ा, पहला लाठीचार्ज हुआ, क्राउड डिस्पर्स हुआ, उसके बाद द पुलिस हैड नो बिजनेस कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाते, मस्जिदों में जाते। अलीगढ़ में भी बिल्कुल यही केस है। पुलिस का कहना है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो शहर में दंगा करना जाना चाह रहे थे, जो कि एक कंप्लीटली एब्सर्ड बात है। 5-6 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटी से वो इलाका है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, वो भागते हुए जाने का कोई तो ये, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के ये एब्सर्ड क्लेम को भी आप अगर मान लें, तो जो पहला लाठीचार्ज हुआ जिसके बाद स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर चले गए, फिर कोई जवाब नहीं था कि पुलिस उनका पीछा करते हुए जाती, हॉस्टल के अंदर घुस के हॉस्टल के कमरों में टीयर गैस मारती, स्टूडेंट्स को पेड़ से बांध के लाठियों से मारा गया, डिटेन करने के बाद पुलिस स्टेशंस में कस्टोडियल टॉर्चर हुआ। इन सब चीजों का किसी भी तरह से कोई जवाब, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसका जवाब सिर्फ यही है कि एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ये जो मुस्लिम माइनॉरिटी इदारे हैं, जो कि एक सिंबल बनना की तरह उभर रहे हैं इस पूरे इक्वल सिटीजनशिप की लड़ाई के लिए, इक्वल सिटीजनशिप की मांग को एक सिंबल की तरह उसमें उभर रहे हैं, उनको ब्रूटैलिटी के साथ, फोर्स के साथ क्रश करके ह्यूमिलिएट कर दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ यही बात है जो जस्टिफाई, जो जिससे कि आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने क्यों इस हद तक जाके बर्बरियत दिखाई उस दिन। तो जाहिर है उसमें वो फिर एक लंबी कहानी है, एक अफसोस का मकाम है बहुत के जो हमारे मुल्क का प्रीमियर ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसको जिम्मेदारी दी गई थी ये दोनों केसेस में इन्वेस्टिगेशन करने की, और दोनों ही जगह बहुत डिसअपॉइंटिंग एनएचआरसी का रोल रहा। लार्जली उन्होंने पुलिस के ही पूरे नैरेटिव को जस्टिफाई किया, उन्होंने कहा कि यूज ऑफ फोर्स जरूरी था। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, एनएचआरसी जो कि क्लियरली पूरे पुलिस के एक्शन को व्हाइट वॉश कर रहा था, हमने अलग से एनएचआरसी के पूरे रिपोर्ट का भी, दोनों रिपोर्ट्स का एक काउंटर, हमारी रिपोर्ट जो है डिसमेंटलिंग माइंडरी एजुकेशन, उसमें हमने काउंटर भी उसका पूरा लिखा है। लेकिन उसका लुब्बे लुबाब डिटेल में जाते हुए मैं आपको बता दूं, बावजूद इसके कि वो पूरी रिपोर्ट व्हाइट वॉश है, दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए एनएचआरसी को यह मानना पड़ा कि कुछ इंसिडेंट्स इतने ब्रूटल थे, इतने आउट ऑफ द ऑर्डिनरी थे कि उसके ऊपर एनएचआरसी को व्हाइट वॉश करने के बावजूद नोटिस लेना पड़ा और बोलना पड़ा कि पुलिस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जिन स्टूडेंट्स को इतनी बर्बरियत से मारा है उनको कंपनसेशन देना चाहिए, और ये तक एनएचआरसी को लिखना पड़ा कि पुलिस का सेंसिटाइजेशन और ट्रेनिंग होना चाहिए ताकि वो उसको समझ में आए कि क्राउड कंट्रोल में किस हद तक जाया जाता है और कहाँ रुकना होता है। तो जाहिर है ये एक ह्यूमन राइट्स बॉडी से हम ये तवक्को तो नहीं करते कि वो जा करके पुलिस को क्लासेस लेने के लिए कहेगी। उनका काम तो ये था कि जब उन्होंने टॉर्चर का एविडेंस देखा तो उन्हें एफआईआर फाइल करानी चाहिए थी। बहरहाल उनका जो भी मैंडेट सरकार से मिला था, उसके बावजूद, कॉम्प्रोमाइज रिपोर्ट होने के बावजूद, उन्हें मानना पड़ा कि कुछ इंसिडेंट्स इतने ब्रूटल थे और इतने अनलॉफुल थे कि उन्हें भी पुलिस के खिलाफ एक्शन लेने का कॉल देना पड़ा। तो इसी बात से आपको अंदाजा हो जाएगा कि सरकारी इदारा जो व्हाइट वॉश करने निकला था वो भी हर चीज को व्हाइट वॉश नहीं कर पाया। उस लेवल पे जाके ब्रूटैलिटी और उस लेवल पे जाके ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई। इसका लेकिन जाहिर है हम लोग जानते हैं कि जो असर हुआ वो बिल्कुल उल्टा था, और ज्यादा इसने रेजिस्टेंस को स्ट्रेंथन किया। उसी तरह से कुछ दिन बाद यूपी में जो फिर से वही कहानी रिपीट हुई, कहीं पे भी क्राउड कंट्रोल में प्रोटेस्टर्स पे लाइव फायरिंग अलाउड ही नहीं होती है। यूपी पुलिस के खुद के रेगुलेशंस हैं
एक रेगुलेशन 70 यूपी पुलिस का जो क्राउड कंट्रोल से रिलेटेड उनका अपने गाइडलाइंस है, जो कोई उनको सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने भी नहीं दिए। वो अपने गाइडलाइंस बताते हैं कि पहले आप वार्निंग देंगे, फिर आप वाटर कैनन की बात है, लाठी चार्ज की बात भी बाद में आती है, आप टीयर गैस भी पहले आप हवा में दूर मारने की बात है कि लोग उससे भागे, फिर एक पूरा स्टेज है लाइव फायरिंग। तो कहीं आते ही नहीं है, गन का यूज सिर्फ इसी हद तक अलाउड है कि अगर कोई डायरेक्टली प्रोटेस्टर आके आपको ही आपकी ही जान लेने लगे, उस केस में सिर्फ लाइव फायरिंग अलाउड होती है। तो यहाँ तो खुलेआम मेरठ में, कानपुर में, कई डिस्ट्रिक्ट्स में बाकायदा पुलिस ने क्राउड के ऊपर तान कर गोलियां चलाई और उसमें कुछ लोग शहीद भी हुए। तो ये फिर से दिखाता है कि इंटेंशन सरकार का क्लियरली ये था कि एक प्रोटेस्ट जो एक एक इक्वल सिटीजनशिप के नाम पे मुस्लिम एंग्जाइटीज का कुछ जो सरकार का जो इंटेंशन था उसको बेनकाब करके और कुछ मुश्किल सवाल पूछ रहा था। ये सवाल पूछ रहा था कि अगर वाकई में ये रेफ्यूजीज के लिए कानून है तो क्यों इसमें रिलीजन को एक बेसिस बनाया गया है। अगर आपका इरादा सिर्फ कुछ रेफ्यूजीज को सिटीजनशिप देने का है या उनके लिए आसानी पैदा करने का है, तो क्यों आप नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जैसी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और उसमें फिर बहुत से सवाल आए जो कि जाहिर है प्योरली मुस्लिम सेंट्रिक नहीं थे। मसलन ये कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां दस्तावेज वैसे भी मतलब गरीबों के पास और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके पास बहुत बड़ा क्राइसिस है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का, सरकारी दफ्तरों के एक्सेस का, वहां आप एक ऐसा प्रोसेस इंस्टीट्यूट कर रहे हैं जिसमें हर किसी को अपने दस्तावेज पेश करने पड़ेंगे और आप मिड लेवल ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो लोगों की सिटीजनशिप, कोई सिटीजनशिप है, सिटीजन है या नहीं है, ये डिटरमिन करने की अथॉरिटी आप बिल्कुल मिड लेवल ब्यूरोक्रेट्स को दे रहे हैं। तो जैसा कि हम सब अपने इंस्टीट्यूशंस को जानते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को जानते हैं, ये ना सिर्फ मुसलमानों के लिए खतरनाक होने वाला था बल्कि एक पूरी ब्लैक इकोनॉमी क्रिएट करता कि जहां पे जाली दस्तावेज बनाने के लिए कुछ लोग आते, तो वो जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे ये काम एनपीआर एनआरसी का काम करने के लिए, उनकी रिश्वतखोरी के बहुत से जराए शुरू होते। तो एक पूरा समाज में इंस्टेबिलिटी लाने का ये एक स्कीम था जिसके ऊपर लोगों ने बहुत वैलिड सवाल किए। और जाहिर मरकजी सवाल ये था कि आप क्या इस देश में मुसलमानों का को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना कानून में अब इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं। बहुत खुला सवाल था वो, और उसके लिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि आप इनको कपड़ों से पहचान सकते हैं वगैरह वगैरह। और उन्होंने वो जो फिर ब्रूटैलिटी उस दिन देखने को मिली, चाहे वो 15 दिसंबर हो चाहे 20 दिसंबर हो, असल में जब सवाल का कोई जवाब नहीं था तो इसी लैंग्वेज में सरकार ने जवाब देना पसंद किया। यूपी में एक बार और मतलब ये गम की कोई दास्तान सुनाने का ये मौका नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत संजीदा इशू जो काफी मिस हो गया मीडिया में, यूपी में जो माइनर्स के साथ ट्रीटमेंट हुआ, जो 18 साल से कम के वाकई में बच्चे थे जो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन पिछले साल 20 दिसंबर जुमे के दिन पड़ा था और कई लोगों ने जुमे की नमाज के बाद दोपहर का जो वक्त होता है उस वक्त प्रोटेस्ट निकाला था। तो जाहिर है बहुत से लोग जो है वो नमाज पढ़ के घर आ रहे थे, उसमें बच्चे भी थे। कुछ लोग प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है तो बाजार में खड़े होके वो देख रहे थे कि क्या चल रहा है मुजाहिरा। उसमें 14-15 साल के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें के बड़े शहर उसमें संभल हैं, सहारनपुर हैं, इवन फैजाबाद है। इन सारे शहरों में पुलिस ने तकरीबन 44 माइनर्स को गिरफ्तार किया, जो कि जाहिर कानून जिसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता और जो किसी भी तरह से मतलब अगर वो प्रोटेस्ट कर भी रहे थे तो वो किसी लीगल एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व हो सकते थे। बस पुलिस ने उनको खड़ा हुआ देख के गिरफ्तार किया और फिर एक लंबा प्रोसेस चला उनको परेशान करने का। ये भी खबरें आई कि संभल के पास की जेल में कई माइनर्स को कैदियों के जरिए से पिटवाया गया था और कई कई लोगों के बारे में एक एक दो दो डेढ़ महीने बाद पता चला। अभी भी पिछले 2 महीने पहले भी अक्टूबर में भी कुछ माइनर्स को जो केसेस में डाला गया था, फाइनली वो प्रूव कर पाए कि वो माइनर है और उनको छोड़ा गया। तो ये तो एक पूरा वेल डिजाइंड एफर्ट था कि जो प्रोटेस्ट उठ रहा है, जो बहुत अहम सवाल कर रहा है, जो एक की क्वेश्चन कर रहा है कि आपका इरादा क्या है, आप सिटीजनशिप को मजहब के नाम पे बांट रहे हैं और मुसलमानों को बाकायदा लीगली
दूसरे दर्जे की सिटीजनशिप पे रेलिगेट कर देना चाहते हैं, वो बहुत उस सवाल का जवाब ना होने के नतीजे में यही जवाब सरकार ने दिया, ये ब्रूटैलिटी का, बर्बरियत का। लेकिन उस और आज भी यही हो रहा है, जो आपने दिल्ली के दंगों के बाद के हालात का जिक्र किया, जिस तरह से सीए एनआरसी के प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, सिविल राइट्स लीडर्स को जिस तरह से इंटेरोगेट हरास किया जा रहा है, हमारे बहुत से साथी जो हमारे साथ इन महफिलों में बैठा करते थे, वो जो आज जेल में है, ये सब भी इंटिमिडेशन टैक्टिक्स हैं। लेकिन मैं यही बात कहना चाह रहा था कि ये इंटिमिडेशन टैक्टिक्स इस मूवमेंट में लोग पहले देख चुके हैं। इस बार किसी को भी यह गलत फहमी नहीं है कि शायद इनमें से कुछ लोग वाकई दिल्ली दंगों में इन्वॉल्व थे। सबको ये बात क्लियर है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस मूवमेंट को दबाने के लिए और लोगों को डराने के लिए सरकार की टैक्टिक्स हैं। और इसीलिए ये जिस तरह 15 दिसंबर और 20 दिसंबर 2019 की ये पुलिस की बर्बरियत काम नहीं आई, उसी तरह मुझे पूरा यकीन है कि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं और जो लोगों को परेशान किया जा रहा है मुस्तकिल, जिनको गिरफ्तार नहीं भी किया है उनको मीडिया में नाम लीक करके या बार बार इंटेरोगेशन के लिए बुला के हरास कर रहे हैं, उससे एक दो लोगों को तो मतलब जिन लोगों के साथ हो रहा है उनके लिए यकीनन परेशानी है, और हम उनके रिहाई के लिए हर तरह से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल जो मूवमेंट है वो अब इससे इंटिमिडेट नहीं होने वाला है और इसके डर से चुप नहीं बैठने वाला है, क्योंकि फंडामेंटल क्वेश्चन जो उठाया था इस मूवमेंट में कि इंडिया में सिटीजनशिप जो है उसकी उसमें इक्वालिटी होगी, उसमें जो सरकार मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन डिक्लेयर कर, सेकंड क्लास सिटीजन की पोजीशन पे लाने के लिए जो ये मूव पूरा प्रोसीजर लेके आ रही है, वो पूरे हिंदुस्तान में लोगों को कबूल नहीं है। ये मैसेज क्लियरली जा चुका है, और इन सवालों को जब तक एड्रेस नहीं किया जाता, इन कंसर्न्स को जब तक एड्रेस नहीं किया जाता, ये मूवमेंट बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला है, ये मूवमेंट बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला। और आखिरी बात बस जो मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि जो खूबसूरती थी इस मूवमेंट की, कि जाहिर है इसमें समाज के बहुत से तबके इन्वॉल्व थे, सारे जितने भी सिविल और ह्यूमन राइट से कंसर्न्ड लोग हैं, ह्यूमैनिटी से कंसर्न्ड लोग हैं, वो इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन क्योंकि जैसा किसी भी मूवमेंट में होता है, मरकजी सब निशाना मुसलमान थे, तो जाहिर है मोबिलाइजेशन भी सबसे ज्यादा मुसलमानों का था। जो मुसलमानों की पॉलिटिकल लैंग्वेज इस मूवमेंट में निकल के आई है, वो हम सब के लिए एक सीख है, क्योंकि एक तरफ तो बहुत क्लैरिटी के साथ बिना किसी कंफ्यूजन के नेशनल सिंबल्स पे ओनरशिप क्लेम की है, फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन जो चीजें पूरे नेशन के सिंबल्स हैं, उनके बारे में अनइक्विवोकली के कहा है कि ये हमारे सिंबल्स भी हैं, और जितनी बाकियों की ओनरशिप है उसमें हमारी ओनरशिप भी है। साथ में अपनी एजेंसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ये ना सिर्फ ओनरशिप क्लेम की है सिंबल्स की, बट एज मुस्लिम्स ओनरशिप क्लेम की है। ये कह के की है कि हम मुसलमान हैं, हमारे जो बिलीफ, फेथ और प्रैक्टिसेस हैं, उनके साथ हम इस मुल्क में इक्वल सिटीजनशिप के इक्वल इक्वल सिटीजन हैं। तो ये एक नया डेवलपमेंट, और इसमें भी बड़ी बात यह है कि ये अपने मुस्लिम आइडेंटिटी के असर्शन को बाकी लोगों के एक्सक्लूजन की वजह नहीं बनने दी। इस स्टेज को ओपन रखा, प्लेटफॉर्म को ओपन रखा, अपनी आइडेंटिटी का असर्शन भी किया, और बाकी सारे लोगों को वेलकम भी किया। तो ये पॉलिटिकल लैंग्वेज हमारे फ्यूचर का एक बहुत बड़ा सिग्नल हो सकती है, एक नए तरह के पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का सिग्नल हो सकती है, जहां पे कि आपको आर्टिफिशियल स्लोगन्स में या एक फेक किस्म के सेक्युलरिज्म में अपनी वॉइस, अपनी आवाज को दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने पूरे आइडेंटिटी के साथ अपनी इंडियननेस और मुस्लिमनेस का साइमल्टेनियस एसर्शन, एक साथ हिंदुस्तानी मुसलमान होने का ये जो एसर्शन है, ये एक बहुत बड़ी सीख थी इस मूवमेंट की। और वो सारी वजूहात है, ये जो इसका एक पूरा एक इनकलाबी नेचर था इस मूवमेंट का, जो इसने कई बैरियर्स तोड़े। पहली बार मुसलमान औरतें फोरफ्रंट पे आके उन्होंने लीडरशिप क्लेम की, इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस का ये मोनोपोली नहीं बन गया। वो सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसके, वो इसको एक ऐसा पीपल्स मूवमेंट बनाते हैं जो सरकार के कुछ इंटिमिडेशन टैक्टिक्स की वजह से, कुछ वायलेंस, कुछ इनजस्टिस की वजह से खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि और ज्यादा जब वक्त आएगा, जब भी ये पैंडेमिक खत्म होगा और सरकार एनपीआर, एनआरसी इंप्लीमेंट करने की पहल करेगी,
उसके साथ साथ ही ये मूवमेंट भी उसी फोर्स के साथ और उसी इफेक्टिवनेस के साथ जरूर शुरू होगा, जरूर दोबारा खड़ा होगा। इस बात में मुझे जरा सा भी शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रगुजार हैं हम फवाज भाई आपके कि आपने डिटेल में इस टॉपिक पर पूरी बात रखी है। दिसंबर को लोकसभा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल टेबल किया गया और जिक्र किया कि आसाम के और वहाँ के फाइनल लिस्ट के ताल्लुक से फैक्ट फाइंडिंग की थी यूएच की टीम ने, और नवंबर को पार्लियामेंट स्ट्रीट से एक नेशनल लेवल पर एक आवाज़ बुलंद की यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के साथियों ने, और उसके अलावा दीगर यूनिवर्सिटी। और फिर 19 तारीख में एक ऐसा मूवमेंट बिल्डअप हुआ पूरे मुल्क में, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने डाली थी। और जैसा कि फवाज भाई ने कहा कि हमारे ऐसे बहुत सारे साथी थे जो आज के इस पैनल डिस्कशन का हिस्सा हो सकते थे, जिसमें खालिद सैफी भाई हैं, उमर खालिद भाई हैं और दूसरे लोग हैं जो आज जेल काट रहे हैं। उनकी गलती नहीं बल्कि उनका जुर्म ये सरकार ने माना कि उन्होंने संविधान को बचाने के लिए आवाज़ बुलंद की। इस पूरे मूवमेंट को शुरू से लीड कर रहे हैं और शुरू से इस पूरे सिनेरियो को बिल्कुल करीब से देख रहे हैं, और पूरे मुल्क में जिस तरीके से इस मूवमेंट को चलाया जा रहा है उस पर शुरू से काम कर रहे हैं। हमारे नदीम खान भाई हमारे साथ मौजूद है, मैं इस्तकबाल करूँगा। और जैसा कि प्रशांत सर ने और फवाज भाई ने डिटेल में बात की, चूँकि नदीम भाई इस पूरे मूवमेंट को पहले दिन से बिल्कुल करीब से न सिर्फ लीड कर रहे थे बल्कि देख भी रहे थे, और ये पूरा सिलसिला जो पूरे मुल्क में चला उसको बहुत करीब से परखा भी है। तो मैं नदीम भाई से गुजारिश करूंगा कि इस टॉपिक पर कि इस एंटी सीए मूवमेंट को जब 1 साल हो चुका है तो आप किस नज़र से देखते हैं और इसके चैलेंजेस क्या थे या कितना हम लोग अचीव कर पाए, और जो भी चीज़ें हैं इस पर डिटेल में बात करें। नदीम खान भाई का हम इस्तकबाल करते हैं सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेहदी हसन अली साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल से बहुत सारी बातें तो आ चुकी हैं, फवाज ने बहुत डिटेल में बात रखी, उसके प्रोस्पेक्ट्स भी क्या हैं उस पर भी बात रखी। प्रशांत साहब ने CANRC की शुरुआत में बात रखी, लेकिन एक दरअसल जो बात बार बार हमको जो मिसिंग लगती है वो मिसिंग इसलिए लगती है कि जब हम CANRC की बात करते हैं तो हमको लगता है कि शायद इस सब की शुरुआत पिछले साल शुरू हुई जब ये बिल लोकसभा में टेबल किया गया दिसंबर के 8 तारीख को, और जब 11 तारीख को राज्यसभा में टेबल किया गया। तो लेकिन हमको एक बात याद रखनी चाहिए कि जब ये CA बिल टेबल हो रहा था तो उसके पहले ही आसाम में CA के ड्राफ्ट प्रपोजल को जो NDA की पहली सरकार मोदी 1 के टाइम में लेकर आई थी, NDA 1 की जो सरकार आई थी, इससे पहले जो 2014 में सरकार आई थी, उसको लेके ही पूरी समाज में एंजाइटी फैली हुई थी और लगभग एक मैसेज साफ चला जा चुका था कि अगर ये सरकार वापस आती, ये सरकार किसी भी हाल में CA बिल को पारित कराएगी तो 2016 के आसपास से 2017 से इस पूरे मामले में वहां पर विरोध प्रदर्शन CA के प्रस्तावित बिल के खिलाफ और CA के आइडिया के खिलाफ शुरू हो गए थे। और जहां तक यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की बात है या हमारी बात है, 2017 से हमने वहां पे काम करना शुरू किया था। 2018 में जब पहली लिस्ट आई थी 30 जून को, तो 30 जून को जब पहली लिस्ट आई थी तो उस लिस्ट में 40,70,700 लोग जब बाहर किए गए, तो उस लिस्ट के पहले ही हमने एक अपनी रिपोर्ट रिलीज करी थी 2018 अगस्त में, और हमने ये बात कही थी कि लगभग 40 लाख लोग इस लिस्ट से, जो लिस्ट आएगी उसमें नागरिकता से बाहर किए जाएंगे। तो जब हम और उसके बाद जब दोबारा लिस्ट आई तो फिर हमने पोस्ट फाइनल लिस्ट भी अपनी रिपोर्ट रिलीज करी, प्रशांत साहब उसके साथ में थे जिसका आपने जिक्र किया। लेकिन पहली लिस्ट हम ऑलरेडी दिल्ली में, कलकत्ता में, हैदराबाद में और केरल में रिलीज कर चुके थे 2018 में, अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में। और उसमें NRC ने भी हमारे खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी।
तो जब बार बार हम लोग ये चर्चा करते हैं तो कभी कभी ये लगता है कि सीए का बिल पास हुआ पिछले साल, और एनआरसी होगी कि नहीं होगी अब ये तय होना है। और इन सब पूरे सवालों के बीच में आसाम में जो 19,67,000 लोग एनआरसी से बाहर कर दिए जाते हैं, तो हमको ये लगता है कि उनका कोई मसला हमारा मसला ही नहीं है। हमारे मसले की शुरुआत जो है वो पिछले साल 2019 के 11 सितंबर से हुई। जब हम इस इमेजिनेशन में जाते हैं तो हमको लगता है कि 19,67,000 लोग, जो एक बहुत बड़ी आबादी है, 19 लाख लोग, 19 लाख लोगों के बारे में हम सोचना ही बंद कर देते हैं। तो सवाल ये है कि आज की डेट में सीए पास हो चुका है और नोटिफिकेशन के लिए जेपी नड्डा साहब ने कहा है कि हम जनवरी से इस पे काम शुरू करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने बोला है कि हम जनवरी के फर्स्ट वीक से सीए नोटिफाई करेंगे और फिर हम बंगाल में एनआरसी की शुरुआत करेंगे। बंगाल में जो एनआरसी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है एनआरसी होने के लिए, उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एंटायरली डिफरेंट हैं आसाम की एनआरसी से। और आसाम में जो लोग 19,67,000 लोग हैं जो नए आसाम में, प्रतीक हजेला जो पहले एनआरसी के वहां पर कोऑर्डिनेटर थे, उनको ट्रांसफर कर दिया गया मध्य प्रदेश। और जो नए कोऑर्डिनेटर साहब आए हैं वो कह रहे हैं कि हम पुरानी एनआरसी मानेंगे नहीं, हम नई एनआरसी पे बात करेंगे। तो पहले तो हम पूरे देश के मूवमेंट की बात छोड़ देते हैं, और आसाम जहां से ये सारी सरगर्द शुरू हुई वहां पर 19 लाख की एक आबादी है, उसको ये मालूम नहीं है कि वो इस एनआरसी के जरिए अपने खिलाफ अपने कोर्ट में जाएगी इस एनआरसी के विरोध में, या उसको पूरे देश के साथ नई एनआरसी का सामना करना पड़ेगा, या इसी एनआरसी में नई नई लिस्ट आती रहेंगी। जैसा कि हमको मालूम है कि आज से 3 दिन पहले वहां पर एक लिस्ट आई जिसमें से 46 और 4,600 लोगों को एनआरसी की जो लिस्ट फाइनल आई थी उससे बाहर कर दिया गया, और कहा जा रहा है कि अभी हम और चेकिंग करेंगे। तो एक बड़ी सोसाइटी, जाहिर सी बात है कि उस बड़ी सोसाइटी में जब सीए पारित हो जाएगा 1 जनवरी से, तो उसमें 12 लाख 13 लाख हिंदू जो भी हैं वो एक पूरे प्रोसेस का सामना करेंगे। उसके लिए उन्हें 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, कितना समय लगेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन उनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी अगर वो ये साबित करने में कामयाब हो गए कि वो बांग्लादेश से आए हैं या पाकिस्तान से आए हैं। लेकिन वहां पर अगर उस लिस्ट में जो 5 से 6 लाख लोग मुसलमान हैं उनको अगर फॉरेन ट्रिब्यूनल से नागरिकता नहीं मिलती है, तो वो कहाँ जाएंगे? या वापस बांग्लादेश भेजे जाएंगे, या आसाम में रहेंगे, या उनका वोटिंग राइट ले लिया जाएगा, या उनका प्रॉपर्टी राइट ले लिया जाएगा, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। और ना ही उनको मालूम है कि वो उसके बारे में क्या बात होने जा रही है, क्या नहीं होने जा रही है। तो इसके बारे में एक बड़ा सवाल ये है कि जब हम बार बार एनआरसी सीए मूवमेंट की बात करते हैं तो उन 19,67,000 लोगों के बारे में भी बात करनी चाहिए जो ऑलरेडी आसाम की लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। उसके अलावा उन लोगों से भी हमको उन लोगों के बारे में भी बात करनी चाहिए जो 5 से 6 लाख मुसलमान, क्योंकि कोई एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं है, उनका क्या होगा इस पूरे मामले में। इस पे भी हम जब तक अगर चर्चा नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम आसाम के लोगों को अपना अंग नहीं मान रहे हैं, या हमने ये मान लिया है कि आसाम के जो 5-6 लाख लोग हैं उनके साथ कुछ भी हो जाए हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। और हमको बार बार यही लगता है कि एनआरसी के आंदोलन की शुरुआत जो है वो पिछले साल 2019 में अक्टूबर से, ये पिछले साल दिसंबर के 10 तारीख के या 11 तारीख या 7 तारीख के पहले प्रोटेस्ट यूनाइटेड अगेंस्ट हेट को मान लें, उससे शुरू हुई। तो अगर हम ये कंसीडर करते हैं तो हम आसाम को पूरी तरह पीछे छोड़ देते हैं, जहां पर हजारों की तादाद में, जैसे प्रशांत साहब ने कहा, हजारों की तादाद में लोग हैं जिनके साथ जबरदस्ती करी गई। परिवार में माँ और बाप दोनों इंडियन माने जा रहे हैं और उनका बेटा जो है वो फॉरनर माना जा रहा है, भाई बहन सगे इंडियन माने जा रहे हैं, दूसरे भाई को फॉरनर माना जा रहा है। तो पूरी जो सोसाइटी एंजाइटी में रह रही है, वो किस हाल में होगी, उनके मेंटल स्टेटस का क्या मामला होगा, ये हम समझ सकते हैं। उसके साथ साथ जो 1400 से अधिक लोग डिटेंशन सेंटर्स में रह रहे हैं आसाम में, मैं आसाम की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो सारी फिल्म जो आसाम में हुआ है वो वापस आकर रिपीट हमारे यहाँ होगा। तो आसाम में 1400 से अधिक लोग अभी भी डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं,
जबकि मोदी जी ने ये कहा था कि कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, ग्वालपाड़ा में डिटेंशन सेंटर है, तेजपुर में डिटेंशन सेंटर है, बुकाईगांव में डिटेंशन सेंटर है और कोकराझार में डिटेंशन सेंटर है। कोकराझार का जो डिटेंशन सेंटर है उसमें सिर्फ महिलाएं रहती हैं। तो वो 1400 लोग क्या उनको बांग्लादेश लेगा या उसी डिटेंशन सेंटर में वो एरिया रगड़ के मर जाएंगे? जब हम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर बात करते हैं तो इतना 1400 लोग जेल में बंद हैं जो उसी मुल्क के रहने वाले हैं, क्योंकि किसी ने के पास स्पेलिंग का मिसमैच है डॉक्यूमेंट में, किसी के पास किसी दूसरी चीज का मिसमैच है। और एक मजेदार बात यह है कि जब वो लोग डिटेंशन सेंटर में मर जाते हैं तो वही एड्रेस जो उन्होंने अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए दिए होते हैं वो एड्रेस को सही नहीं माना जाता, सही माना नहीं जाता और उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है और मरने के बाद उनको उस एड्रेस को सही मानकर उनकी डेड बॉडी उस एड्रेस पे भेज दी जाती है। तो एक बड़ा सवाल ये है। दूसरी बात यह है कि हम सबको मालूम है कि आरएसएस का, जब हम आसाम की थ्योरी पे जाते हैं तो आसाम में लगातार 70 साल से उन्होंने मेहनत करी और ये 1970 से वो ड्राफ्ट प्रपोजल एनआरसीज का लेके आए थे और एक माहौल बनाया गया कि भारत में बांग्लादेशी आ रहे हैं। इवन आसाम के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर थे जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी। उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4,500 लोग रोज बांग्लादेश से आसाम आ रहे हैं। अगर उसको देश में कैलकुलेट करते हैं तो वो पूरे बांग्लादेश की आबादी खत्म हो जाएगी और हिंदुस्तान में सारे लोग आ चुके हैं। तो एक माहौल बनाया गया और फिर एक माहौल बनाया गया कि बांग्लादेशी दिल्ली में है, बांग्लादेशी यहाँ है, विदेशी यहाँ है, विदेशी वहाँ है। और उस पूरे विदेशी एपिसोड को इस तरह से लिंगर ऑन किया गया ताकि लोगों को ये लगे कि वाकई इसकी जरूरत है। और उसके ये जरूरत ये जरूरत माइंडसेट में लोगों के समान डाली गई, जहन में डाली गई, माइंडसेट बिल्डअप किया गया। जबकि उसकी हकीकत ये है कि हम सबको मालूम है कि आसाम में भी ये जो शुरुआत हुई थी वो पहले हुई थी आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद के प्रोसेस में उसको एक्सक्लूड किया जाएगा और डिटेंशन में डाला जाएगा। यहाँ भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा और इसका पूरे एक चैनल के जरिए पूरे एक प्रोसेस को बताया गया और उसकी क्रोनोलॉजी भी समझाई गई कि जो लोग हटेंगे उनको सीए से नागरिकता मिल जाएगी और ड्राफ्ट प्रपोजल पास हुआ। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो जामिया मिलिया में 15 तारीख को सारा मामला हुआ। एएमयू में 6 बजे के बाद शुरू हुआ और जामिया मिलिया में जो पुलिस की ब्रुटलिटी, बल्कि सरकार की जो कार्रवाई थी और उनको ये लगा कि मुसलमान यूनिवर्सिटी बेइंग मुस्लिम आइडेंटिटी हमारे सामने कैसे चैलेंज पेश कर सकती है। जामिया मिलिया में शाम के 4 बजे से लेकर 9 बजे तक ये कार्रवाई चली, 10 बजे रात तक। वहां 9 बजे, 6 बजे, 7 बजे के बाद शुरू हुई और पूरी रात चलती रही। उसके बाद 19 तारीख को एक बड़ा मार्च हुआ और 19 तारीख को जब ये प्रोग्राम कर्नाटका के मैंगलोर में हो रहा था तो वहां पर एक 23 साल का युवक और एक 19 साल का युवक पुलिस की गोली से मारे गए और पुलिस की गोली से मारे गए। प्राइम एक्यूज पुलिस वाले थे। उसके बाद अगले दिन हमने देखा 20 तारीख को कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर जब वह हिंसा हुई थी तो मैं अगले दिन खुद 2 दिन के बाद मैं, कविता कृष्णन और योगेंद्र यादव एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा बनकर हम लोग गए थे और मुजफ्फरनगर और मेरठ की हमने रिपोर्ट पेश करी थी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो अब उसमें हम देखते हैं, सबसे पहले देखने वाली बात ये होती है कि हिंसा जो पूरे इन आंदोलनों के खिलाफ हुई वो उत्तर प्रदेश में हुई, वो हिंसा आसाम में हुई, वो हिंसा दिल्ली में हुई और वो हिंसा कर्नाटका में हुई। तो जितने भी भाजपा शासित राज्य थे वहीं केवल हिंसा हुई। हिंसा प्रोटेस्ट राजस्थान में भी हुए, प्रोटेस्ट बिहार में भी हुए, प्रोटेस्ट महाराष्ट्र में भी हुए, प्रोटेस्ट तमिलनाडु में भी हुए। वहां कहीं कोई हिंसा का नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हिंसा जो है वो अगर होती है नहीं, प्रोटेस्टर अगर वायलेंट हो रहा है तो वो सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट में वायलेंट होता है, बाकी सब जगह नॉन वायलेंट होता है। ये फार्मूला आज तक नहीं समझ में आया। और फिर जब हम बार बार ये बात होती है आंदोलनों की, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ा आंदोलन है, लेकिन जिस हिसाब से एंटी सीए मूवमेंट आंदोलन पूरा बिल्ड हुआ, सीए विरोधी आंदोलन, तो इसकी मिसाल वाकई जैसे प्रशांत साहब ने कहा कि पूरे देश ने कहीं नहीं देखी। अगर हम आज भी डेट में
बात कह रहे हैं किसान आंदोलन की, तो एक सवाल ये उठ रहा है कि केवल पंजाब के किसानों को ही समस्या है या केवल हरियाणा के किसानों को समस्या है। लेकिन अगर सीए मूवमेंट्स को देखा जाए तो पूरे देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था। और ये जो लोग बार बार बात करते हैं मुसलमानों की और ना मुसलमानों की, तो छत्तीसगढ़ में मुसलमानों की जो आबादी है वो मैक्सिमम आबादी रायपुर और भिलाई में है, छोटी बहुत आबादी बिलासपुर में है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 14 ऐसे बड़े प्रोटेस्ट हुए जिनमें जिनमें 25,000 से ऊपर लोग मौजूद थे उन इलाकों में जहां पर मुसलमानों की पॉपुलेशन ही नहीं थी। बिहार में 200 से अधिक शाहीन बाग लगे हुए थे जो 24/7 प्रोटेस्ट साइट थे, मोर देन 200 थे। अगर उसको नंबर ऑफ प्रोटेस्ट साइट को कैलकुलेट किया जाए तो अगर बिहार के ऐड ऑन कर लेते हैं तो वे संख्या 400 से अधिक चलती है। तो जैसा फवाज ने कहा कि एक बात तो बहुत क्लियर है कि यह आंदोलन कभी खत्म नहीं हुआ, हम उस आंदोलन के प्रोसेस में हैं और आज का अगर ये वेबिनार हो रहा है तो ये भी उसी का हिस्सा है। और जहां तक हिस्ट्री में जाते हैं तो जिस तरह से जब आप आसाम की तारीख पढ़ेंगे और इस पूरे मूवमेंट में क्या क्या हुआ जब पढ़ेंगे, तो जिस तरह से आसू में आल आसाम स्टूडेंट यूनियन में आरएसएस के लोगों को इन्फिल्ट्रेट कर कर वो एक पूरा मूवमेंट आर्टिफिशियल एक सेटअप डालकर और मूवमेंट बिल्डअप किया गया। तो एनआरसी कराने का जो मूवमेंट था वो 77 से लेकर 85 तक चला। यानी कि एनआरसी कराने का अगर मूवमेंट आसाम के लेवल पर 8 साल का चल सकता है तो एनआरसी न होने का मूवमेंट भी तो 2-4 साल चलेगा। उसमें कुछ लोग जेल जाएंगे, कुछ लोग परेशान किए जाएंगे, कुछ प्रताड़ित किए जाएंगे। और आज हमारे साथ में आसिफ इकबाल तनहा नहीं है, वो सिर्फ 23 साल की उम्र के हैं, उनको दिल्ली दंगों का आरोपी बना दिया गया पहले। और जो चार्जशीट आई उसमें ऐसा दिखाया गया कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। और गुनाह क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया। इस तरह की जो चार्जशीट एक लाई गई उसको दिल्ली दंगे में सबने देखा कि सीए के जो प्रोटेस्टर्स थे उनका प्रोटेस्टर्स का विरोध किसके खिलाफ था, उनका विरोध सरकार के खिलाफ था। लेकिन अचानक एक तीसरी पार्टी उन प्रोटेस्ट के बीच में आती है और वो कहती है आप सड़क खाली कर दें। सड़क खाली कराने का काम, लॉ एंड ऑर्डर का काम किसका है? लॉ एंड ऑर्डर का काम पुलिस का है, सरकार का है। लेकिन तीसरी पार्टी आकर धमकी देती है और शाम से दंगा शुरू हो जाता है। और वो तमाम लोग जो वीडियो कैमरे में दंगा कर रहे थे, वो दिल्ली पुलिस जो लाठियां चलाकर राष्ट्रगान गाया रही थी या पत्थर फेंक रही थी, वो सब ने हम सब ने वीडियोस देखे हैं। और उसके बावजूद भी उन तमाम लोगों पर खालिद सैफी को पकड़ा गया जिनके बारे में पता है कि कुरैशी में रोड ब्लॉक उन्होंने हटवाने की कोशिश करी। आसिफ इकबाल तनहा को पकड़ा गया जो सिर्फ 23 साल के हैं और जो उन इलाकों में गए भी नहीं थे जिनके बारे में उनके खिलाफ एलिगेशन लगाया जा रहा है। उमर खालिद को पकड़ा गया कि उन्होंने दंगा कराया जबकि उन तारीखों में वो दिल्ली में ही मौजूद नहीं थे। उसके बाद जो तमाम लोग पकड़े गए उनके ऊपर जो दूसरे केसेस लगाए गए थे वायलेंस के, उन सभी में उनको जमानत मिल गई। लेकिन इसके साथ साथ ये बात पुलिस को ही पता था कि इन केसेस में कोई जान नहीं है, तो उनके खिलाफ यूएपीए डाल दी। कल मेरे से किसी एक मीडिया के साथी ने पूछा था कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर क्या वाकई दोबारा प्रोटेस्ट होंगे इस तरह के, क्योंकि इतने लोगों को जेल में डाल दिया गया, सैकड़ों लोगों से पूछताछ करी गई और तमाम चीजें चल रही हैं अभी भी। हमें आप में कौन किसके निशाने पे आ जाए कुछ मालूम नहीं। तो मेरा सिर्फ एक यही जवाब था कि देखिए हम तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं और हम लोग पिछले 4-5 साल से ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे। लेकिन एक तबका था जो इन प्रोग्राम्स में आता था, लेकिन इसके साथ एक बड़ा तबका वो था जो नहीं आता था। पहली बार इन प्रोटेस्ट में लोगों को लगा कि ये सवाल उनके एग्जिस्टेंस का है, इसलिए वो अपनी कॉल में आए। और ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट थे, 50-50 दिन तक, 60-60 दिन तक या 100-100 दिन तक प्रोटेस्ट जो है आर्टिफिशियल या कॉस्मेटिक प्रोटेस्ट नहीं चलते कि कोई बाहर की फोर्स उनको पावर दे रही हो। और जहां तक वो जो दिल्ली दंगे की एक नॉवेल वाली जो चार्जशीट ये कहती है कि ये प्रोटेस्ट करे इसी के लिए गए दंगे करने के लिए, तो 100 दिनों तक कहीं कोई इंतजार नहीं करता है कुछ चीजें करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं और इन सब चीजों पे इसलिए भी बहुत सारा नहीं बोला जा सकता कि सब जुडिस है। लेकिन जिस तरह से इस मूवमेंट ने तमाम चीजें को जो एक कंसेप्शन बिल्डअप हुए थे जिसको हम मिसकॉन्सेप्शन कहते थे, लेकिन वो मान के चलते थे कि ये सही बात है। मुस्लिम महिलाओं को लोग न्याय दिलाने की बात करते थे, खुद देश के प्रधानमंत्री बोलते थे मुस्लिम महिलाओं को न्याय दे के रहूंगा।
फिर वही मुस्लिम महिलाएं 100 दिनों तक सड़क पर बैठी रहती हैं, उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं होता, हालांकि किसान आंदोलन में 5 बार बात करी जा चुकी है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी ये मूवमेंट जारी है, चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें इसमें अभी आएंगी भी। और वो स्टेट का जो नेचर है वो तमाम चीजों को वायलेंट तरीके से अपने लाठी के दम पर, गोली के दम पर खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब सवाल एग्जिस्टेंस और उसकी सेल्फ स्टीम का हो, एक पूरी कम्युनिटी जो सालों से अपने घरों में रह रही है और उनको आप फकत एक डॉक्यूमेंट या 2 डॉक्यूमेंट के बिना पर उनकी नेशनलिटी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनके सेल्फ स्टीम पर, उनके स्वाभिमान पर हमला है। और इस हमले के खिलाफ लोग सड़कों पर आए थे और आने वाले दिनों में भी आएंगे। यही चंद बातें थी, और इसके बाद अगर कोई आपके सवाल हो तो। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपने तफसील से आसाम से और पूरे मुल्क तक जो एनआरसी की लपटें पहुंची हैं उस पर तफसील से बात की। एक सवाल तो ये है कि आसाम में अभी करंट सिचुएशन क्या है, इस वक्त जो करंट वहाँ के एनआरसी का सिचुएशन क्या है, इस पर भी जरा रोशनी डालें। कई लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ चुके हैं, और चूंकि इस वक्त आसाम की एनआरसी का जैसा आपने जिक्र किया कि बिल्कुल ना तो मीडिया में है और ना चर्चा में है, तो अभी वहाँ के करंट सिचुएशन क्या है, इस पर भी रोशनी डालें। देखिए, आसाम की एनआरसी का मसला ये है कि आसाम में जो एक नए से कोऑर्डिनेटर साहब हैं, उनके रोज नए बयान आ रहे हैं। और उस बयान में पिछले दिनों उन्होंने ये कहा, क्योंकि लॉकडाउन में सारी चीजें बंद हैं, तो पूरे प्रोसेस बंद हो रखे हैं, सिर्फ बयान आ रहे हैं। तो एक बयान में उन्होंने कहा कि हम इस एनआरसी जो 19,67,000 लोग बाहर निकाले गए हैं, तो बचे हुए लोगों की भी दोबारा स्क्रूटनी करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये एनआरसी सही नहीं है, हम एक दूसरी एनआरसी जो है वो करेंगे। तो उन्होंने कहा, मतलब यानी पुरानी एनआरसी को उन्होंने खत्म कर दिया। फिर उनका एक तीसरा बयान आया कि हम इस एनआरसी को खत्म करके और जो पूरे इंडिया की एनआरसी एक साथ होगी, नेशनल जो रजिस्टर बिल्डअप होगा एनआईआरसी, उसके साथ में हम उसको क्लब करेंगे। तो उनके 3 स्टेटमेंट अलग अलग आ चुके हैं। कल परसों मेरी इसी सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर वकील है उनसे ही मुलाकात हुई। उन्होंने कहा उनके इस एक्शन और इस मूवमेंट के खिलाफ जो 4600 लोग उन्होंने बाहर कर दिए हैं और फिर 10,000 मजीद लोगों की बात कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ कोर्ट में नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, कोर्ट में पिटीशन लगा रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आ रहा कि वो कब के लिए लिस्ट होंगी। तो अभी आसाम में सिर्फ दहशत का, जिसको हम अंग्रेजी में एंजाइटी कहते हैं, उलझन का, दहशत का, खौफ का माहौल है कि आने वाला कल हमारा क्या हो। इसके साथ एक और क्वेश्चन आ रहा है कि एनपीआर के ताल्लुक से अभी गवर्नमेंट का करंट क्या स्टैंड है, और उस पर सिविल ऑर्गेनाइजेशंस और आप जैसे जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इस पर क्या कुछ जहन में है? देखिए, एनपीआर से रिलेटेड तो लोगों का यह कहना है कि अगर जनवरी से नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो हो सकता है एनपीआर, क्योंकि एनआरसी तो अब कराने वाली बात नहीं है कि एनआरसी अब होगी, क्योंकि एनपीआर को ही एनआरसी का हिस्सा मान लिया गया है। क्योंकि आसाम एक छोटा स्टेट है, आसाम की पॉपुलेशन बहुत कम है, 3.5 करोड़ पॉपुलेशन का स्टेट है। तो उसमें अगर हम एनआरसी कराते हैं तो 600 करोड़ रुपए का खर्चा 3.5 करोड़ में आ जाता है। यूपी की पॉपुलेशन 28 करोड़ है, आसाम में अगर 5 साल लग रहा है, 4 साल लग रहा है एनआरसी कराने में, 600 करोड़ रुपए लग रहा है 3 करोड़ में की पॉपुलेशन में, तो 28 करोड़ में कितना समय लगेगा यूपी में कराने में। तो एनआरसी को कट ऑफ कर एनपीआर का नाम दे दिया गया है, और जिसमें कहा गया है कि एनपीआर का डेटा, एनपीआर की लिस्टिंग, एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनआरसी, उसी से हम एनआरसी कर लेंगे। तो जो जिस तरह से चीजें चल रही हैं, तो हो सकता है बंगाल के इलेक्शन से पहले एनपीआर आए, या जो है वो मार्च तक, जब इस मार्च के बाद अप्रैल में जब स्कूल में टीचरों की छुट्टियां हो जाती हैं और उनको जनगणना का काम दिया जाता है, तो इस तरह के समय पे जो है वो एनपीआर कराया जाए। लेकिन ये सब ऐसे एजम्पशंस हैं। असल मसला ये है कि अगर सीए नोटिफाई हो जाता है तो उसके बाद किसी भी एक्सरसाइज से कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अगर किसी भी एक्सरसाइज से बाहर निकाला जाता है तो उनके पास फिर दोबारा देश की नागरिकता लेने का कोई अधिकार नहीं बचता है। प्रशांत सर से एक सवाल कई लोगों ने पूछा है कि जिस तरीके से एंटी सीए मूवमेंट में शुरू से, जैसा कि फवाज भाई ने भी कहा कि
बाहुल तादाद मुसलमानों की रही है, लेकिन सेकुलर अलाइज भी साथ थे और सिविल सोसाइटी के लोग पूरी तरीके से स्टेज पर आ रहे थे, अपनी बात रख रहे थे और हर तरीके से बातें हो रही थी। तो क्या आगे नेक्स्ट टाइम में जब दोबारा से एनपीआर की बात होगी या सीए फाइनल वो लागू हो जाएगा, तो ऐसे में नेक्स्ट जब ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा तो उसमें क्या ऐसा लगता है कि ऐसे ही दोबारा से सेकुलर अलाइज साथ में आ जाएंगे और खुलकर इसका बहिष्कार होगा, या जिस तरीके से अभी एक चेहरा ये आपका लगता है है, इंटरनेट तो इसमें कनेक्शन क्या थोड़ा है? जी जी। एक तो जो नदीम साहब कह रहे हैं जी। उसमें एक छोटी सी बात मैं और ऐड कर दूं कि जो एनपीआर होगा उसमें बहुत अभी क्लैरिटी नहीं, जब तक कि ग्राउंड रूल्स नहीं आते हैं और वो सेंसस एक्ट और जो सीए है इनमें कहाँ कहाँ ओवरलैप्स हैं, क्योंकि सेंसस की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है और सेंसस जो है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, बहुत चीजें वो नहीं पूछता है। सेंसस में बहुत सारी चीजें वॉलंटरी होती हैं बताना। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आनी। उसके साथ एक चीज और मैं जिसपे मैं थोड़ा तवज्जो चाहता हूँ वो ये कि देखिए अभी कोरोना के वैक्सीनेशन की बात भी चल रही है और कोरोना का वैक्सीनेशन अगर वॉर फुटिंग पे होता है और 50 करोड़ पॉपुलेशन को एक टारगेट टाइम में 2 साल में 3 साल में वैक्सीनेट कराने का एक मुहिम चलती है, ये बहुत बड़ा एक काम होगा और इसमें तमाम सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लगेंगे। हमारे पास कम से कम 10 टीके ऑलरेडी चल रहे हैं जो छोटे बच्चों को या माओ को लगते हैं और उसमें लगभग 55 मिलियन लोग इसमें लगे हुए हैं। तो ये सारे जब इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन होगा तो उसमें भी गवर्नमेंट एजेंसीज ही लगेंगी ना। तो तो उसके साथ साथ ये एनपीआर और सेंसस का काम, ये दो काम एक साथ इतने बड़े प्रोजेक्ट थोड़ा मुश्किल होगा करना। अब वो अभी क्लैरिटी नहीं है इसमें कि कैसे करेंगे, उनकी टाइमलाइन क्या होगी वगैरह। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि हाँ देखिए कल को कोई दूसरी, आज हम किसानों का मूवमेंट चल रहा है, आप किसानों के मूवमेंट को आप ये देखिए कि उनको कितना वाइड स्प्रेड सपोर्ट मिल रहा है सोशल मीडिया में और जगह पे मिडिल क्लास से। इसको कोई हम सिविल सोसाइटी या एक्टिविस्ट के खांचे में ना भी रखें तो भी आप देखिए कि जिस तरीके के वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरीके की बातें हो रही हैं। मैं सिंघू बॉर्डर गया और सिंघू बॉर्डर दिल्ली से जाना आसान नहीं है। आप कितना दूर वहां पे आप जाते हैं, लेकिन मुझे दिल्ली के ही बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां दिखाई दिए, वकील दिखाई दिए, तमाम सारे लोग किसानों के बीच में दिखाई दिए। तो और जिस तरीके की शिरकत हुई, जैसे मैंने अपने शुरू में ही तकरीर में कहा था कि ये इतना बड़ी बुनियाद रख दी गई है डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स के लिए फ्यूचर के, और इतनी ये ट्रेनिंग हो गई है लोगों की कि वो महिलाएं, वो स्टूडेंट्स, तमाम सारे जो लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की चीजों को कभी एक्सपोजर ही नहीं था और उनके अंदर एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई है। और भविष्य में अगर कोई भी सीए एनआरसी के अलावा कोई भी किसी भी तरीके का अगर ऐसा कोई मूव आता है जिसमें कि डेमोक्रेटिक राइट्स को खत्म करने की बात होती है, किसी भी कौम के, मुसलमानों के हो या किसी और के हो, तो लोग खड़े होंगे। आप देखिए कि जो नए कृषि कानून आए हैं अब उसमें अदालत जाने पर भी रोक है, यानी अदालत के दरवाजे बंद हैं, तो किसान तो सड़क पे आ गया ना, और वो कई महीने के लिए आ गया। तो तो किसी भी तरीके के, मैं सिंघू बॉर्डर पे गया तो पंजाब हरियाणा से बसों में लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स मुझे दिखाई दिए वहां पे, तमाम तरीके के लोग आ रहे हैं। तो जिस तरीके से शाहीन बाग या
शाहीन बाग से जुड़े हुए तमाम सारे जो मूवमेंट चले उसमें तमाम तबके शामिल हुए। फिर ऐसी कोई अगर चुनौती आएगी तो फिर लोग खड़े होंगे। जी। जी नदीम भाई, एक सवाल कई लोग पूछ रहे हैं और मेरे भी ज़हन में, लॉन्ग टर्म में कुछ सॉल्यूशन पर ज़रूर रोशनी डालें कि जो हमारे इस टॉपिक के इस मोमेंट क्या है, और इसके अलावा भी जो इस तरीके के इश्यूज हैं उसके लिए और फिर पूरे सारे हिंदुस्तानियों के लिए एक लॉन्ग टर्म में क्या सॉल्यूशन है और क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, उस पर जरूर रोशनी डालें। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये जो सॉल्यूशंस हैं वो डे वन सॉल्यूशंस नहीं है, क्योंकि जो चीजें चल रही हैं, अभी मैं जैसे 2 दिन पहले पटना के पास फुलवारी शरीफ में एक लिंचिंग का केस हो गया। अब उस लिंचिंग के केस में आलमगीर नाम के आदमी को कैटल थेफ्ट के मामले में, यानी कि जानवर चोरी करने के मामले में पकड़ा गया और उसको पीट पीट कर मार दिया गया। 90% जो लिंचिंग के केसेस हैं उसमें जानवर चोरी का या चोरी का इल्जाम लगाते हैं। किसी मीडिया ने उसको कवर नहीं किया, किसी ने उसकी बात नहीं करी, किसी समाजी तंजीम ने उस पर कोई डिस्कशन नहीं किया, किसी मुस्लिम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पे उस पर बात नहीं करी। सोशल मीडिया में थोड़ी बहुत बातचीत हुई, उसके बाद उसकी कोई एक फोटो तक भी आपको नहीं मिली। असल प्रॉब्लम यह है कि जब तक हम खुद अपने लेवल पर और कम्युनिटी के लेवल पर अवेयर नहीं होंगे कि हमारे साथ क्या घटित हो रहा है, तब तक हम रिस्पांस प्लान नहीं कर सकते हैं। तभी जब बेसिक मामला तो अवेयरनेस का ये कि अवेयरनेस हमारे बीच में कितनी है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मुझे अभी भी याद है कि 2018 में मैं कहीं एक बार चर्चा कर रहा था तो किसी साहब ने बताया कि मैं तो बीएलओ हूँ और इस तरह से तो अक्सर कंप्यूटर में लोगों के नाम हट जाते हैं, आसाम में भी हट गए होंगे, आप लोग उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, जबकि उस समय आसाम में पहली लिस्ट आने वाली थी। जिस दिन पहली लिस्ट आई थी, मैं उस दिन मैं शायद आज तक में था या किसी चैनल में था, और एक बड़ी पार्टी के नेता जो बहुत मुसलमानों के बड़े नेता समझे जाते थे एक जमाने में, राज्यसभा के मेंबर थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो मेरे साथ पैनल में मौजूद थे। उन्होंने कहा, देखिए इलेक्शन कमीशन ने इतने ढेर सारे लोगों को हटा दिया है, इलेक्शन कमीशन बायस हो गया, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो उनको आसाम में हो रही एनआरसी जिसमें 40,70,000 लोग बाहर कर दिए गए थे, उस बड़े लीडर को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो जब तक हम अवेयरनेस के लेवल में कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन नहीं बिल्डअप करेंगे, तब तक हमें रिस्पांस के बारे में कोई हम एक स्ट्रेटेजी बिल्डअप नहीं कर सकते कि हमारा रिस्पांस क्या होगा। तो पहला मसला यही है कि हम एक कम्युनिटी का अवेयरनेस लेवल का प्लेटफॉर्म बिल्डअप करें। तो जामिया मिलिया का शुक्रिया इसकी बात की हुई है, उनके एक आंदोलन की वजह से, जिसमें उनके लोगों की पिटाइयां हुई, लाठियां चली, उनकी वजह से पूरे देश को ये मालूम चल गया कि एटलीस्ट ये चीजें है क्या। उसके बाद की जब बात करते हैं, अभी जो चीजें हो रही हैं,